अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गैसियस स्टेट का, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, ये आप लोगों के गैसियस स्टेट का बस अब एक आखिरी पार्ट है। इसके बाद गैसियस स्टेट खत्म हो गया। ठीक है, इस चैप्टर को तुम अब अपनी कॉपी में पूर्ण विराम लगा सकते हो और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे दैट वुड बी सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, ओके, तो पहले इस टॉपिक पे मैं बातचीत कर लेती हूँ। इसका जो डेरिवेशन पार्ट है देखो, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, यानी कि उसमें कुछ ऐसी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है या फिर कुछ ऐसे अजम्पशंस इन्वॉल्व हैं जिनका तुम्हारे अभी की पढ़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं, लेकिन स्टिल जैसे कि हमने बाकी टॉपिक्स में डेरिवेशन किए हैं, हम इन टॉपिक्स में भी डेरिवेशन कर लेंगे लगे तो एक बार, बट एट द एंड आपको सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है? फॉर्मूला ही याद रखना है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपना समय डेरिवेशन में नहीं डालना चाहता हूँ, सिंपली स्किप। ठीक है, आखिरी में जो की पॉइंट्स रहेंगे बस उसको ध्यान में रखो। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि एक बार सुन लेने से कुछ नहीं जाएगा, 1 घंटा ही जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। बट कम से कम एटलीस्ट आइडिया तो रहेगा कि हाँ, मैंने जो चीज़ पढ़ी है वो चीज़ मुझे पता है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसका लॉजिकल रीज़न मैं अभी शायद प्रोवाइड नहीं कर सकूँ तुम लोगों को, बट बाद में फ्यूचर में अगर तुमने कभी हायर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी तो तुमको ये डेफिनेटली ये चीज़ मिलेगी। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम अपने कुछ की पॉइंट्स बना लेते हैं कि किन किन की पॉइंट्स में बेसिकली मुझको काम करना है। ठीक है, तो उन की पॉइंट्स में आप जैसे जैसे काम करोगे आपको चीज़ें वैसे वैसे पता चलती जाएंगी। तो जैसे अगर मान लेते हैं कोई मुझको ये कहता है कि आपके पास जो कंटेनर है उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो मान लेते हैं मैडम हमारे पास कितना है? V है ना। ये पहले तो अजम्पशन तो नहीं है, बट मैं अपने की पॉइंट्स रख रही हूँ बाद में मैं, ताकि इन फॉर्मूलोज को यूज़ कर सकूँ। अब मैं मान के चलती हूँ उस कंटेनर में सारे के सारे लाइक मॉलिक्यूल्स भरे, मतलब या तो कंटेनर में सिर्फ हाइड्रोजन गैस होगी, या तो सिर्फ नाइट्रोजन, या तो सिर्फ नियॉन, कोई दूसरी गैस वहाँ पे मौजूद नहीं है। दूसरी गैस अगर मौजूद होगी तब क्या करेंगे, वो इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के बाद हम उसका केस भी देख लेंगे। तो मान लेते हैं आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्या है वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेसिकली कितना है, मान के चलो आपके पास n है। अब तुम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स पढ़े जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, सरफेस या फिर अपन बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वैसे ही अभी हम लोग जो एक टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं यहाँ पे, दैट इज एन स्टार। अब ये एन स्टार होता क्या है? एन स्टार को अगर बेसिकली कोई मुझसे डिफाइन करने के लिए पूछे कि एन स्टार होता क्या है, तो एन स्टार को मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगी कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, मेरे पास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि अगर हम बोलें कि 5 लीटर में n मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 लीटर में कितने होंगे? n/5। तो वैसे ही अगर कोई मुझे ये कह रहा है कि मेरे वॉल्यूम का जो कंटेनर है, कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कितना है आपका? कैपिटल V, और उसमें जो वॉल्यूम इन्वॉल्व है वो कितने हैं? कैपिटल N टोटल। तो ऐसे में अगर कोई मुझे एन स्टार को डिफाइन करने को कहे तो एन स्टार यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा? n/V। तो आगे कहीं पे भी अगर इस तरीके की बातचीत होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, डन है। ये मेरा की पॉइंट नंबर 1। की पॉइंट नंबर 2, इसके बारे में भी आप जानते हो। अगर मान लेते हैं हम बात कर रहे हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान के चलते हैं टाइम आप लोगों का 1 मिनट है, मान लेते हैं टाइम आपका 1 आवर है, कोई भी बट 1। तो अभी फिलहाल क्योंकि हम लोगों को इस टॉपिक में कोलिजन्स के रिस्पेक्ट में बातचीत करनी है, जनरली कोलिजन्स हम पर सेकेंड में गिनते हैं, सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का 1 सेकेंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं 1 सेकेंड के रिस्पेक्ट में इस टॉपिक को सॉल्व करती हूँ तो यहाँ से साथ साथ समझ में आ रहा है स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल, यानी कि जो पार्टिकल आपका डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो बेसिकली किसके बराबर है? उसकी स्पीड के बराबर है। 1 मिनट जी, कौन सा एड्रेस है?
एड्रेस कौन सा है ये? एक मिनट रुको। पार्सल है क्योंकि मैंने ऑर्डर नहीं किया है। किसका पार्सल है ना, किस नाम से, किस नाम का पार्सल है? ये है पूजा कौशिक। नहीं एड्रेस, मैं आपसे जब से एड्रेस ही तो पूछ रही हूँ, ये गलत एड्रेस है। आपकी वजह नहीं क्यों? नहीं है, तभी तो मैं आपसे कब से एड्रेस पूछी थी अपनी क्लास छोड़कर। यहाँ का नहीं है पार्सल। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों का स्पीड इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना, आगे हम लोगों को इसकी नीड पड़ेगी। यानी कि पार्टिकल अगर किसी भी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वही बेसिकली उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल कहलाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने की पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट देखो जरा क्या है तुम लोगों के पास। ठीक है, अच्छा तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तो चीज़ें आप लोगों की क्लियर है। चलो अब आगे कंटिन्यू करो। अब जैसे मान के चलते हैं हम लोग बात कर रहे हैं कोलिजन्स की, तो एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट तुम्हें ये याद रखना है कि अगर किसी ने तुमसे वॉल्यूम निकालने को कहा तो वॉल्यूम हम लोग क्या होता है, हम लोगों का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे फिलहाल ये भी कह सकते हो कि उसका जो लेंथ कितना है। ठीक है, ये आप लोगों का एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पे ये याद रखना है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं, मतलब बेसिकली गैस के पार्टिकल्स, ये गैस के पार्टिकल्स के लिए हम एक अजम्पशन लेते हैं। और ये अजम्पशन आप लोगों का क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल जो है वो कैसा है, स्फेरिकल है, और साथ ही साथ में आप लोगों का क्या है, रिजिड है। ये हम लोगों का होता है आपका सबसे इम्पॉर्टेंट अजम्पशन। अगर मैं पार्टिकल्स को रिजिड नहीं मानूंगी तो जब एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल से टकराएंगे तो शेप डिफॉर्म हो सकती है। तो इस तरीके की कोई भी शेप डिफॉर्म वाला केस नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने पार्टिकल्स को स्फेरिकल और क्या मान के चल रहे हैं, आप लोगों का रिजिड मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा जब हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला एक कंसेप्ट पढ़े थे कि यानी कि एक ऐसा डिस्टेंस जिस डिस्टेंस तक आपके पार्टिकल मैक्सिमम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, उससे ज़्यादा करीब आ पाना उन लोगों के लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलरली हम लोग अभी बात गैसेस की कर रहे हैं, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तो आप लोगों का क्या होगा, बताओ आप दोनों का क्या होगा, आप लोगों का एक दूसरे को अप्रोच कर रहा होगा। तो एक ऑब्वियस है कि उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का एक ऐसा डिस्टेंस ज़रूर होगा। ठीक है, उसका उनका जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ज़रूर होगा उनका भी। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारे मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम जो यहाँ पे लेते हैं कि जितने क्लोज वो आ सकते हैं उससे क्लोज आ पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। दैट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन दिस क्लास इज टर्म्ड एज अ नेम, और इसको हम लोग बेसिकली नाम देते हैं कोलिजन डायमीटर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कोलिजन डायमीटर। और इस पर्टिकुलर चीज को हम इंडिकेट करते हैं सिंबल सिग्मा से। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जैसे अगर आपके पास ये एक आपका गैस का पार्टिकल है और ये आपके पास मान लेते हैं एक दूसरा गैस का पार्टिकल है। ठीक है, अब ये दोनों गैस के पार्टिकल्स जब एक दूसरे को टकराएंगे तो जो एक दूसरे के अंदर घुस नहीं सकते, जो मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है इन दोनों के बीच का वो क्या होगा, ये अगर इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के सेंटर्स के बीच का, 2r। और बेसिकली दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है जो एक पार्टिकल मैक्सिमम अचीव कर सकता है उसी को हम लोग डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं। तो यानी कि कोलिजन डायमीटर बेसिकली सिग्मा इक्वल टू 2r, यानी कि इन लोगों का
सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर भी है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ ये आप लोगों का क्या है, आप लोगों का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी है। ठीक है, क्या एक चीज क्लियर है? ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कैसा है जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल आप लोगों का अगर मान लेते हैं इसको टकराना है, मतलब अगर ये मॉलिक्यूल चाहता है कि कोलिजन हो, क्योंकि रिएक्शन तभी केमिस्ट्री में आप लोगों की पॉसिबल हो पाती है जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से। आप पढ़ेंगे इसको केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है, जब आप कोलिजन थ्योरी वहाँ पे पढ़ेंगे तो कैसा होता है कि रिएक्शन तभी बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है या तेज़ी से होती है जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं। तो बेसिकली आपके लिए ये निकालना बहुत ज़रूरी है कि मॉलिक्यूल्स आखिर कोलाइड कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो अगर मेरे पूरे गैस के कंटेनर में कैपिटल N गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो उनमें से कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं प्रति सेकंड, मुझे ये कैलकुलेट करना है, मेरा एम बेसिकली ये है। तो ऐसे में आप एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कोलिजन तभी की तभी होगी, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से तभी टकराएगा, ठीक है, अगर ओनली जब आप लोगों का व्हेन सिग्मा इक्वल्स टू 2r, यानी कि जब एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, सिग्मा। अगर एक पार्टिकल और दूसरे गैस मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस सिग्मा से ग्रेटर हो गया तो पार्टिकल, इसका मतलब क्या है, अभी टकराने का है, हो सकता है आगे टकरा जाए बट अभी उनके बीच में कोलिजन नहीं हुई। तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का अगर सिग्मा ग्रेटर देन 2r हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे कोलिजन आप लोगों की कैसी है, नहीं हुई है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँगी कि पार्टिकल जो गैस का है और जो दूसरा पार्टिकल गैस का है, इनके बीच का जो कोलिजन का जो वैल्यू है वो आप लोगों का लेस देन 2r हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ तो कोलिजन हो ही नहीं सकती, बराबर एक दूसरे के अंदर घुस तो ही ना जाएंगे। हमने इनको अज्यूम किया है ना कि आप लोगों के हार्ट स्पीयर्स हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कोलिजन होने का एक ही केस पॉसिबल होता है, वो ये कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप लोगों का सिग्मा इक्वल टू 2r के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा होगा तो इसका मतलब कोलिजन हो रही होगी, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे मतलब इस पूरे कोलिजन का जो फॉर्मूला जब हम डिराइव करते हैं तो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं कि उस पूरे कंटेनर के अंदर सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा होगा जो मूव कर रहा होगा, बाकी सारे पार्टिकल रेस्ट पे होंगे। बट रियलिटी ऐसी होती है क्या? नहीं, रियलिटी में गैस के सभी पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं। बट ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मतलब ये अजम्पशन नहीं है, ये बेसिक इसके पीछे फिजिक्स है, बट ऐसा क्यों बोला जा रहा है? अगर मान लेते हैं तुम ट्रेन से जा रहे हो या किसी भी मोशन करने वाली ऑब्जेक्ट में तुम बैठे हो, है ना, और अगर तुम किसी बाहर के प्राणी को देखते हो, ठीक है, तो भले ही वो भी मोशन कर रहा होता है बट रिलेटिवली आपको फीलिंग कैसी आ रही होती है कि वो रेस्ट पे है। जैसे अभी हम लोग अगर चांद को देखते हैं तो हमें फीलिंग कैसी आती है कि चांद रेस्ट पर है, क्योंकि हम खुद मोशन कर रहे हैं, राइट। तो जब भी आप फिजिक्स में आपने पढ़ाई होगा तो रिलेटिवली आपको ऐसा लगता है कि दूसरी बॉडी आपकी कैसी है, स्टेशनरी है। तो अगर मैं ये कहूं कि पार्टिकल 1 लेट से कोलिजन कर रहा है तो पार्टिकल 1 को छोड़कर जितने भी अदर पार्टिकल्स होंगे उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि n-1, वो सारे के सारे उसको लग रहे होंगे इट सीम्स टू बी स्टेशनरी, बट इन रियलिटी दे आर नॉट स्टेशनरी। ठीक है, ये स्टेशनरी नहीं है बट हमें ऐसा लगता है, उस पार्टिकल को ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरे रिस्पेक्ट में लेकिन स्टेशनरी है। तो यहाँ पे बातचीत रिलेटिवली होती है, ठीक है, यहाँ पे बातचीत कैसी होती है, रिलेटिवली होती है, किसी के रिस्पेक्ट में होती है, क्योंकि आपका एक पार्टिकल मोशन कर रहा होता है तो उसको लगता है कि उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा पार्टिकल है वो कैसा है, स्टेशनरी है। इसीलिए यहाँ पे अभी डेरिवेशन को डिराइव करते हुए हम यहाँ पर स्टार्टिंग से ही अपना एक थॉट मानते हुए चलेंगे, एक अजम्पशन मानते हुए चलेंगे कि आउट ऑफ ऑल पार्टिकल्स, ठीक है, जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स में से सिर्फ और सिर्फ आपका एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, और आपके जो अदर पार्टिकल्स होंगे वो अदर पार्टिकल्स कैसे होंगे, रेस्ट पे होंगे। बट क्या ये ट्रू फैक्ट होता है क्या? नहीं। अभी जैसे कि तुम हो, क्या तुम जहाँ बैठे हो क्या तुम मोशन नहीं कर रहे हो ना, तुम तो मोशन, क्योंकि अर्थ मोशन कर रही है तो इनडायरेक्टली तो तुम भी मोशन कर रहे हो। बट
क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में तुम बैठे हो तो तुम्हारी रिलेटिव पोजीशन कैसी है, स्टेशनरी है ना। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में तो हम भी अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, ये वही बातचीत है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, ये आप लोगों का रिलेटिव कंसेप्ट है, किस चीज का, फिजिक्स का, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। इसमें हम लोग ज्यादा नहीं घुसेंगे, जितना हम लोगों को केमिस्ट्री में आवश्यकता थी उतनी ही बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो बातचीत ऐसी है कि जब बात आती है कोलिजन की, मतलब टकराने की, तो जब आप बात करते हो कोलिजन की तो आप कैसे कैसे टकरा सकते हो। अब देखो टकराना, अब देखो कहीं भी स्पेलिंग एरर होना उसको ठीक कर लेना। कैसा है, मेरा एग्जाम तो मैं दे नहीं रही हूँ कि स्पेलिंग्स पे ध्यान दूंगी, तो उसको ठीक कर लेना। अब आप टकरा कैसे कैसे सकते हो, तो एक होता है आप लोगों का हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन का मतलब होता है जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली कैसे हैं, आमने सामने एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं, लाइक दिस। जैसे कि ये आपका एक पार्टिकल है, ये आपका एक पार्टिकल है, दोनों के बीच में जो ये एंगल है थीटा, ये कितना है, 180 डिग्री का है, और ये पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, ये पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, बेसिकली एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। एक इसे कहते हैं हम लोग हेड ऑन कोलिजन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नॉट अ हेड ऑन कोलिजन। ऑब्वियस है कि दूसरा वाला कोलिजन आपका हेड ऑन नहीं होगा। अगर वो कोलिजन हेड ऑन नहीं होगा तो आप लोगों का लेट्स से ये एक पार्टिकल, लेट्स से ये आप लोगों का दूसरा पार्टिकल, तो इन दोनों के बीच में, अच्छा ये तो मैंने अगेन हेड ऑन का ही केस बना दिया, ठीक है। मान लेते एक पार्टिकल आप लोगों का ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जो दूसरा पार्टिकल है वो लेट्स से नीचे से मूव कर रहा है, लो वो भी ऐसे मान लेते हैं इस सर्टेन एंगल पे मूव कर रहा है। तो अब ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो थीटा है वो आप लोगों का 180 डिग्री तो यहाँ पे नहीं होगा। अगर यहाँ 180 डिग्री नहीं होगा तो यहाँ पे थीटा आप लोगों का क्या हो सकता है, 0 डिग्री से लेकर क्या हो सकता है आप लोगों का 179.999999 कोई भी डिग्री यहाँ पे बेसिकली हो सकती है, ठीक है। तो ये दो टाइप के कोलिजन्स होते हैं। अब हमने जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी थी तो हमने बहुत डिटेल में बातचीत की है कि जो गैसेस का जो मोशन होता है वो बहुत ही रैंडम होता है। मतलब आप गैसेस के पार्टिकल्स को कंट्रोल नहीं करते हो, ठीक है, किस तरीके से कि गैस के पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, गैस के पार्टिकल उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। गैस के पार्टिकल हेड ऑन ही टकराएंगे, ऐसा कैसे आप डिसाइड कर सकते हो। गैस के पार्टिकल्स तो कैसे भी टकरा सकते हो, उसमें मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, है ना। वो 0 डिग्री पे भी टकरा सकते हो, 2 डिग्री पे भी टकरा सकते हो, 180 डिग्री पे भी टकरा सकते हो, बट हाँ नॉट मोर देन 180 डिग्री। क्योंकि बेसिकली अगर आप बोलोगे कि मैडम 180 डिग्री से ज्यादा है, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर आप लोगों का एक क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है ना। अगर कोई बोलता है 540 डिग्री तो हम लोग 540 डिग्री को कैसे करते हैं, 360 कवर हो गया, 360 में और कितना कवर हुआ, राइट। तो 180 डिग्री के अलावा कोई बोलेगा 190 डिग्री तो आप उसको रिवर्स डायरेक्शन से काउंट करोगे कि अच्छा हाँ करके फिर तो ये बेसिकली किस चीज की बात कर रहा है, आपके 360 माइनस 190 यानी कि इतने एंगल की बात कर रहा है, ये ऐसे होगा, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो ये उसकी रेंज होती है कोलिजन की, मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री की उनकी रेंज होती है, ये दोनों आपस में इतने डिग्री से कोलाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं पूछूंगी क्या ये चीज कोई स्पेसिफिक है क्या, कि नहीं मैडम कोलिजन तो ना सिर्फ 60 डिग्री पर ही होगा, नहीं, ये कोलिजन कितने भी डिग्री पे हो सकता है। हाउ कैन आई डिसाइड कि कोलिजन कितने डिग्री पे हो रहा है, ना ही मुझे दिख सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि कोलिजन कितने डिग्री पे हो रहा है। तो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोलिजन कैन अकर, ठीक है, एट एनी डिग्री, मुझे नहीं पता, कैन अकर एट एनी डिग्री, और हर डिग्री की एट एनी डिग्री किसी भी थीटा के लिए हो सकता है। और यहाँ पे अगेन हम लोग हमारा क्या करते हैं, ठीक है, अगेन एक अजम्पशन लेंगे, बोलो क्या अजम्पशन लेंगे, हम यहाँ पे अगेन एक अजम्पशन लेंगे दैट देयर आर इक्वल प्रोबेबिलिटी, दैट देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये क्या है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, किस चीज की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, ऑफ कोलिजन फ्रॉम एनी फॉर एनी थीटा, मतलब हर थीटा के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी कोलिजन की वो कैसी होगी, इक्वल। अब डेरिवेशन करने के लिए मुझे एक थीटा तो देखो अज्यूम करना ही पड़ेगा, मतलब मैं डेरिवेशन करने के लिए किसी एक थीटा को मानकर चलूँ ना कि सारे मॉलिक्यूल्स मेरे इस पर्टिकुलर थीटा पर कोलाइड कर रहे हैं, तो हमने क्या अज्यूम किया इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को करते वक्त कि लेट कि हम लोग क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है तो हम मान के चलते हैं कि एक थीटा जो एवरेज सभी मॉलिक्यूल्स फॉलो कर रहे होंगे वो कितना होगा, 90 डिग्री, ये हमने माना है, ठीक है, बट रियलिटी ऐसी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था इस डेरिवेशन में बहुत सारे
खिचड़ा खाचड़ी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए मैं आपको सारी खिचड़ियाँ पहले ही बताती जा रही हूँ ताकि जब मैं डेरिवेशन करवाना शुरू करूँ तो मेरी गाड़ी स्मूथ चले, फिर मुझे कुछ और समझाने की नीड ना पड़े। ये मैंने माना है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्वियस है कि ये रिजल्ट्स आपके वेरी करेंगे, ठीक है ना, ये हमने माना है। और क्या ये बात क्लियर है? यानी कि एक पार्टिकल अगर मैं बात करूँ दूसरे पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है तो वो किस तरीके से उनके बीच का कोलिजन हो रहा होगा। जैसे ये एक पार्टिकल है, ये मान लेते हैं आपका दूसरा पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगा, इस वाले पार्टिकल का डायरेक्शन इस तरीके से होगा, सच दैट कि इन दोनों के जब ये कोलाइड करेंगे तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना डिग्री बन रहा होगा, 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आती है? ओके। अब देखो, अगर हेड ऑन कोलिजन हो रहा होता, ठीक है, अगर हेड ऑन कोलिजन हो रहा होता तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है, सारे पार्टिकल्स की सेम ट्रैवलिंग स्पीड होती है। ऑल पार्टिकल्स हैव सेम स्पीड, सभी की स्पीड्स कैसी होती है, सेम होती है। और बेसिकली उसको हम लोग कहते हैं म्यू एवरेज। एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, याद करो आरएमएस वेलोसिटी, है ना। तो सबकी हमने मान ली कि सबकी एवरेज स्पीड सभी पार्टिकल्स की इतनी है। बट अगर मान लेते हैं आप लोगों का कोलिजन हेड ऑन नहीं हो रहा है, एक सर्टेन एंगल पे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, कोलाइड हो रहा है, इसका मतलब ऑल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट स्पीड। सभी पार्टिकल्स की स्पीड कैसी होगी, डिफरेंट होगी। और वहां पे आपको क्या करनी होगी, आपको रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। वहां पे आपको बोलो क्या कैलकुलेट करना होगा, वहां पे आपको कैलकुलेट करना होगा आपका म्यू एवरेज ही, बट रिलेटिव, मतलब एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में क्या स्पीड है। वो फिजिक्स में होते हैं ना क्वेश्चन कि एक आदमी बारिश में एक छाता लेकर जा रहा है, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बस कि बारिश की बताइए रिलेटिव स्पीड उस आदमी के स्पीड में क्या होगी और उस आदमी के रिलेटिव उस बारिश की स्पीड क्या होगी, या बारिश की स्पीड व्हाटएवर, उस सेट की रिलेटिव स्पीड्स की आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होती है। अब बात ये आती है कि हम लोग रिलेटिव स्पीड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई तुमसे ये कहे कि रिलेटिव स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो रिलेटिव स्पीड को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान काम है। जैसे दो पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग बायोमोलिकुलर कोलिजन्स ही कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग ट्राइमोलिकुलर वगैरह नहीं कर रहे। मैं ऑलरेडी तुम्हें पुरानी क्लासेस में बता चुकी हूँ, इन कोलिजन्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। ट्राई की बहुत कम होती है, तो उससे हायर वालों की क्या होती है, तो यानी कि दो ही पार्टिकल्स एट अ टाइम कोलाइड कर रहे होंगे, तो इनकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, पहले पार्टिकल की, दूसरे पार्टिकल की, और 2 μ1 μ2 cos थीटा। ये वेक्टर एडिशन से आता है ये रूल, है ना। अपने वेक्टर एडिशन किया, कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखवा कर दे रही हूँ। अब क्योंकि इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में मैंने माना है ना, मैंने यहाँ पे क्या माना है कि हर पार्टिकल यहाँ पे कितने डिग्री पे कोलाइड कर रहा होगा, 90 डिग्री पर। तो अगर हर पार्टिकल यहाँ पे 90 डिग्री पे कोलाइड कर रहा होगा, तो यानी कि म्यू एवरेज, वो भी रिलेटिव वाला, यहाँ पे पार्टिकल्स का बोलो क्या रहा होगा, अंडर रूट ऑफ आपका μ1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर। अब सुनो, सारे पार्टिकल्स तो आइडेंटिकल है ना, ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, बराबर ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। रियलिटी में सबकी स्पीड बोलो कैसी है, आपकी क्या है, अलग अलग है, मानते हैं ना। μ1 मतलब पहला पार्टिकल अलग स्पीड से जा रहा होगा, दूसरा पार्टिकल अलग स्पीड से जा रहा होगा, बट हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 भले इन दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो एक काम करो, हम कितने सारे पार्टिकल्स हैं, सबकी अलग अलग स्पीड हम कैसे निकालेंगे, तो हम दोनों के लिए कलेक्टिवली कौन सा टर्म डिफाइन करते हैं, म्यू एवरेज, कि वो पार्टिकल कौन सी स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे, म्यू एवरेज की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होंगे। एग्जैक्ट स्पीड आप नहीं कैलकुलेट करते, आप उनकी एक म्यू एवरेज स्पीड ले लेते हो। तो डोंट यू थिंक ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से ऊपर वाला कन्वर्ट हो जाएगा म्यू स्क्वायर एवरेज, क्योंकि म्यू1 क्या था, पहले पार्टिकल की स्पीड, और अब मैं क्या कह रही हूँ, पहले पार्टिकल की स्पीड को गधे जैसे म्यू1 मतलब म्यू एवरेज मानो, दूसरे को भी म्यू एवरेज मानो, तो ये हो जाएगा। तो यानी कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि यहाँ से आपके पास स्पीड कितनी है, तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, बोलो रिलेटिव स्पीड है। ये भी एवरेज वाली ही है, बट कैसी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है। क्या यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? अच्छा, तो अभी तक मैंने बहुत सारी कहानियाँ तुमको सुना दी, अब थोड़ा सा इन कहानियों के अंदर घुसते हैं। अब हम डेरिवेशंस की तरफ मूव करते हैं। तो ज़्यादा लंबे लंबे डेरिवेशंस में स्टेप्स में नहीं जाऊंगी, कोशिश करूंगी कि उसको शॉर्ट में ही निपटाया जाए। कुछ स्टेप्स हो सकता है स्किप हो सकती हैं, ठीक है, बट मैं कोशिश करूंगी वो स्किप ना करूं, क्योंकि अगर मान लेते हैं वो चीज़ ऐसी रही जो अभी बियॉन्ड द स्कोप हमारे है, तो हम उसको छोड़ेंगे।
अब जैसे कि हम लोगों ने जिस दिन आई थिंक ये टॉपिक पढ़ा था वेंडरवॉल इक्वेशन का वॉल्यूम करेक्शन, उस दिन भी इस टॉपिक पे बात की थी, फिर से बात कर लेते हैं। अभी सुनो होता क्या है। मैंने क्या कहा कि हमें अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी सारे पार्टिकल स्टेशनरी हैं। आपका एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मान के चलते हैं कि ये वो एक पार्टिकल है जो बेसिकली मूव कर रहा है, ये वो एक पार्टिकल है जो बेसिकली मूव कर रहा है, और इस पार्टिकल का जो रेडियस है वो मान लेते हैं आर है। इस पार्टिकल का रेडियस क्या है, आर है, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि ये जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है, इस मूविंग पार्टिकल का जो डायमीटर है वो डायमीटर कितना होगा, वैसे तो डायमीटर 2r होगा, बट वो डायमीटर बेसिकली सिग्मा के बराबर होगा। मतलब जो पार्टिकल का क्या होता है, कोलिजन डायमीटर होता है, वही इस पार्टिकल का भी क्या है, अपना खुद का डायमीटर है। इसका अपना खुद का डायमीटर भी एग्जैक्टली वही है जो इसका कोलिजन डायमीटर होता किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, इसका खुद का डायमीटर भी, कोलिजन डायमीटर भी सिग्मा है। तो जब ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो देखो इसके आजू बाजू, हमने जैसे कि वॉल्यूम करेक्शन में डिस्कस किया था, ये अपने आजू बाजू एक स्पेस क्रिएट करता है जिस स्पेस में किसी दूसरे पार्टिकल का आना अलाउड नहीं। मतलब जब बायोमोलिकुलर कोलिजन होती है, जब इस तरीके से दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, तो इन दोनों पार्टिकल्स के, याद करो वो हमने वॉल्यूम करेक्शन में पढ़ा था, इसके आजू बाजू एक ऐसा सर्कुलर स्पेस क्रिएट होता है ना वो। और इस बारे में भी हमने पढ़ा था कि उस सर्कुलर स्पेस का जो वॉल्यूम होता है वो 4 टाइम्स होता है बेसिकली उस खुद के एटम के वॉल्यूम के। मतलब उसका खुद का जो वॉल्यूम होता है उससे 4 टाइम्स ज्यादा वो अपने आजू बाजू की क्या करता है, एक गोला बना लेता है अपने आजू बाजू, जिसमें वो किसी थर्ड पार्टिकल को एंट्री नहीं देता। याद आ रहा है, वॉल्यूम करेक्शन ने बताया था। हाँ, ये करता है ना वाली हरकत, अपने आजू बाजू एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर लेता है जहां पे वो किसी दूसरे पार्टिकल को क्या नहीं करता है, एंट्री अलाउ नहीं करता है। अब सोचो, ये जो पार्टिकल है जिसको मैं बोल रही हूं कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है सच दैट कि उसका रेडियस आर है, जब ये पार्टिकल अपने आजू बाजू, मतलब ये जब मूव कर रहा होगा, लेट्स से अभी फिलहाल वो इस पर्टिकुलर पोजीशन में है, तो इसने अपने आजू बाजू एक गोला बनाया होगा जहां पे किसी को अलाउ नहीं कर रहा होगा। वैसे ही जब ये कुछ समय बाद आगे शिफ्ट हो गया होगा लेट्स से इस पोजीशन पे, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे भी इसने गोला बनाया होगा, ठीक है, जहां पे ये अलाउ नहीं कर रहा होगा। फिर जब ये पार्टिकल और आगे मूव करेगा तो उस नई वाली पोजीशन के अकॉर्डिंग भी ये अपने आजू बाजू एक गोला क्रिएट करेगा। तो इनडायरेक्टली डोंट यू थिंक कि एक सिलेंडर की शेप में कन्वर्ट हो रहा है। ये देखो, ये एक सिलेंडर की शेप में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे ये पार्टिकल मूव करता है, ये अपने आजू बाजू एक सिलेंड्रिकल रीजन क्रिएट करता है जहां पे ये किसी थर्ड पार्टिकल को एंट्री नहीं दे रहा है ड्यूरिंग दी बायोमोलिकुलर कोलिजन। मैं इस पर्टिकुलर चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में अभी लिखवा देती हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, मिक्स में, इंग्लिश में। तुम उसको सिर्फ समझने के पर्पज के लिए रखना, ठीक है। या फिर तुम एक काम करो, भी मेरी बात तो सुन चुके हो, उसको खुद लिख लो अपनी लैंग्वेज में। ये क्या कर रहा है पार्टिकल, ये अपने आजू बाजू एक सर्कुलर रीजन क्रिएट करता है जो कि हमने वॉल्यूम करेक्शन में पढ़ा था। अब लेकिन अगर वो स्टेशनरी है तो उसने एक सर्कुलर रीजन क्रिएट किया, लेकिन ये पार्टिकल तो मूव कर रहा है, तो जब ये मूव करके आगे जाएगा तो एक और सर्कुलर रीजन क्रिएट करेगा। सो इफ वी कंबाइन ऑल दी सर्कुलर रीजन, हमें क्या मिलता है, इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल रीजन मिलता है किसके आजू बाजू, आपके उस मूविंग पार्टिकल के आजू बाजू। क्या ये बात समझ में आ रही है? बस अब इसी के अराउंड हम लोगों की पूरी डेरिवेशन की कहानी घूमेगी। तो मान के चलते हैं ये आप लोगों का पार्टिकल है जिसका रेडियस आर है, इसके आजू बाजू ये अपने क्या कर रहा है, एक दूसरा सर्कल क्रिएट कर रहा है और करता ही जा रहा है ना, सच दैट इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये इस तरह सिलेंडर के फॉर्म में। अब सिलेंडर ही क्यों लिया, ये बात समझ गए ना। कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम सिलेंडर ही क्यों, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट क्यों नहीं, तो ये रीजन है सिलेंडर का, ठीक है। क्योंकि सर्कल को अगर आप 3D में एक्सपैंड करोगे तो क्या बनता है, सिलेंडर ही तो बनता है, इसीलिए। अच्छा, लेकिन अभी जैसे क्या बातचीत हो रही है कि अपने आजू बाजू ये जो क्या करेगा, अपने आजू बाजू ये जो इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी रीजन क्रिएट कर रहा है जहां पे ये किसी थर्ड पार्टिकल को अलाउ नहीं करता था। जब दो लोगों के बीच में बायोमोलिकुलर कोलिजन हो रही होती थी, तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर आउटर सिलेंडर, आउटर सर्कल का अगर मैं रेडियस की बात करूं तो इस आउटर वाले की रेडियस होती है सिग्मा। यानी कि जो मैं आउटर सिलेंडर बनाई हूं ना, उस आउटर सर्कल की बेसिकली रेडियस कौन है, आपकी सिग्मा। यानी कि कोलिजन डायमीटर का डबल डायमीटर ये क्या करता है, क्रिएट करता है, और उतने डायमीटर में ये लोगों को आना अलाउ नहीं करता कि नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, ठीक है। जैसे अगर पंखा चल रहा होता है तो पंखे का जो डायमीटर होता है ना, या पंखे का जो रेडियस होता है, उस रेडियस में अगर आप
कोई ऑब्जेक्ट डालोगे तो कट फिट जाएगा ना, उस रेडियस में आना अलाउड नहीं होता ना, वैसे ये वो पर्टिकुलर रेडियस है जहाँ पे आना आप लोगों का अलाउड नहीं होता। और धीरे 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 जैसे हम जानते हैं ये पार्टिकल क्योंकि मोशन कर रहा है तो ये पार्टिकल कैसा है, आगे की तरफ मूव करता जाएगा। और हमने क्या अज्यूम किया है कि आगे के सारे पार्टिकल स्टेशनरी, जैसे कैरम बोर्ड में क्या होता है, गोटियां जमी हुई रहती हैं स्टेशनरी, और हम वो क्या कहते हैं, स्ट्राइकर, आई थिंक स्ट्राइकर कहते हैं, राइट। स्ट्राइकर को जब हम मारते हैं तो जब स्ट्राइकर को मारते हैं तो स्ट्राइकर अकेला मोशन कर रहा होता है, और उसके रास्ते में, ठीक है, उसके रास्ते में जो भी पार्टिकल्स उसकी रेंज में आ रहे होते हैं उन पार्टिकल्स को या उन गोटियों को वो क्या करता है, मारता चला जाता है। समझ लो, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। ये वाला जो पार्टिकल है, जो सेंटर में मैंने पार्टिकल रखा है, ये मोशन कर रहा है, और इसके आजू बाजू जो भी पार्टिकल्स होंगे जो उसकी रेंज में आ रहे होंगे। मैम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेंज? मैंने ऊपर ही बताया था, रेंज का मतलब अगर आप चाहते हो कि कोलिजन हो तो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सिग्मा 2r। यानी कि जब ये पार्टिकल अपनी पोजीशन में मूव कर रहा है तो उसके आजू बाजू के पार्टिकल जो कि उससे सिग्मा 2r के डिस्टेंस पे होंगे, वो सब पार्टिकल एक एक करके उससे कोलाइड होते जाएंगे। कैसे कोलाइड हो रहे हैं वो सब हमें नहीं जानना है, बट कोलाइड होंगे ये तो मानते हो, ओके। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस पर्टिकुलर सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, ये जो आपको सिलेंड्रिकल रीजन दिख रहा है, इस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल रीजन का वॉल्यूम कितना है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे आर की वैल्यू क्योंकि सिग्मा है तो आप सिग्मा क्यूब लिख सकते हो, बट मैं नहीं चाहती सिग्मा के टर्म्स में राइट नाउ कैलकुलेट करना, मैं चाहती हूँ इसको कुछ हम लोग मतलब स्पीड वगैरह के टर्म्स में आए। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, वॉल्यूम इज एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो एरिया क्या होगा बोलो इसका, सर्कुलर, क्यों, क्योंकि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, पाई सिग्मा स्क्वायर। व्हाट डू यू से अबाउट द टर्म डिस्टेंस? तो जब मैंने क्लास की स्टार्टिंग ली थी, जब मैं एक एक की पॉइंट्स बता रही थी, तो मैंने क्या कहा था कि अगर हम टाइम को 1 सेकेंड रखें तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस। स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस। अभी मैं मान के चल रही हूं कि मेरा जो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल कौन सी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, म्यू एवरेज। अभी ये टकराया नहीं है किसी से, हाँ अभी ये टकराया नहीं है। अगर ये किसी से टकरा जाता तो हम लोग इस म्यू एवरेज की बात नहीं कर रहे होते, हम लोग किसकी बात कर रहे होते, √2 म्यू एवरेज की बात कर रहे होते, ठीक है। अगर अभी ये टकराया नहीं है किसी से, अभी ये किसी से नहीं टकराया है, इसीलिए अभी ये किसी से नहीं टकराया है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, अभी किसी से नहीं टकराया। अब ये आगे जाएगा, आगे जाके किसी ना किसी से टकराएगा, तो जब ये किसी ना किसी से टकराएगा तो इसकी बोलो स्पीड क्या होगी, √2 टाइम्स ऑफ म्यू एवरेज। कैसे आया ये √2 टाइम्स ऑफ म्यू एवरेज, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब 1 सेकेंड के लिए स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस होता है। तो मुझे तो यही तो चाहिए था, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो या फिर एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, √2 मल्टीप्लाई बाय बोलो क्या, आपका म्यू एवरेज, ठीक है। क्या किया है मैंने कुछ नहीं किया है, जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स तुम्हें समझाए थे उन्हीं पॉइंट्स को बस बेसिकली यूज किया है, और इस पर्टिकुलर डेरिवेशन तक मैं क्या की हूँ, पहुंची हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, एक पार्टिकल मूव कर रहा है और बाकियों से टकरा रहा है, क्या हमारे पास सिर्फ एक ही पार्टिकल है क्या उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर? कंटेनर के अंदर तो कितने सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, कितने सारे पार्टिकल्स हैं। क्या वो उन सारे पार्टिकल से टकरा रहा होगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। वो उन्हीं पार्टिकल से टकरा रहा होगा जो उसके इस सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के अंदर आ रहे होंगे, जो उसके सिलेंड्रिकल वॉल्यूम के बाहर की तरफ होंगे, उनसे वो कैसे टकराएगा, है ना, वो तो उसकी रेंज के बाहर जा रहे होंगे, तो उनसे वो नहीं टकरा रहा है। तो अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आपके पास है इस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल वेसल में, अभी अपन इस बारे में तो बात ही नहीं कर रहे कि कितनों से टकरा रहा है, कैसे टकरा रहा है, अभी हम बात ये कर रहे हैं कि अगर टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम इतना है तो उस टोटल सिलेंड्रिकल वॉल्यूम में से आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। टोटल पार्टिकल्स तो n है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कंटेनर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, n है, बट उस कंटेनर के अंदर नहीं, उस कंटेनर के अंदर जो एक इमेजिनरी स्फीयर है उसके अंदर, सॉरी इमेजिनरी सिलेंडर है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे। सो हमने जैसे बात की थी पर यूनिट वॉल्यूम बोलो कितने होते हैं पार्टिकल्स, n/v होते हैं, या फिर मैं कहूँ तो n स्टार होते हैं, यानी कि 1 ml या फिर हाँ एक लीटर बोलती हूँ, चलो 1 लीटर में कितने पार्टिकल्स हैं, n स्टार पार्टिकल्स हैं। तो अभी आपके पास कितना वॉल्यूम है, अभी आपके पास इतना वॉल्यूम है, तो इतने वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय n स्टार। क्या ये बात भेजे में जा रही है? जैसे कि 1 रुपए में नहीं 1 रुपए में नहीं, हाँ 1 रुपए में 2 इक्लेयर्स आती हैं, तो बताओ 10 रुपए में कितनी आती होंगी। वही बातचीत है कि अगर आपके पास पर यूनिट वॉल्यूम
कितने पार्टिकल्स है, एन स्टार पार्टिकल्स है, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम के लिए कितने पार्टिकल्स है, एन स्टार पार्टिकल्स है। तो अगर वॉल्यूम इतना होगा तो पार्टिकल्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई इट विथ एन स्टार, यानी कि उस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल रीजन में आप लोगों के पास इतने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं। और जो पार्टिकल आ रहा है झगड़ा करने के लिए, टकराने के लिए, वो इन सारे पार्टिकल से बारी बारी करके क्या करेगा, टकराएगा। तो यानी कि बेसिकली मैंने अभी जो ये एक्सप्रेशन लिखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सिलेंड्रिकल वेसल में कितने हैं, यही एक्सप्रेशन किस चीज को इंडिकेट करता है कि कितने कोलिजन्स होने वाले हैं, किस चीज के, आपके पर सेकेंड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल। अभी और डिटेल में जाते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होने वाले हैं पर सेकेंड बाय ए सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स करेगा, एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स करेगा, ये हम लोगों की बातचीत का सार चल रहा है। एक सिंगल मॉलिक्यूल कितने कोलिजन्स करेगा, ठीक है। तो कितने कोलिजन्स करेगा बताओ सिंगल मॉलिक्यूल, उसके उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने भी पार्टिकल्स आ रहे होंगे, कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं, इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो उन सारे पार्टिकल से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। वो उन सारे पार्टिकल से क्या करेगा, कोलाइड करेगा। बराबर, क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट होता है कि मैम कि इसमें आपको लिखना चाहिए था n-1/v, क्योंकि उस एक पार्टिकल को छोड़कर वो बाकियों से कोलाइड कर रहा है ना, जो मैं एग्री भी करती हूँ, सही है, बट हम यहाँ पे अजम्पशन लेके आते हैं उस एक मूविंग वाले को छोड़कर, ठीक है। तो देयरफॉर ये पर्टिकुलर चीज आपको क्या मिल गई कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होने वाले हैं पर सेकंड, क्योंकि इतने पार्टिकल से तो इतने कोलिजन्स होंगे, राइट, इतने पार्टिकल से तो इतने कोलिजन्स होंगे पर सेकंड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज होती है, इसको हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल से इंडिकेट करते हैं, दैट इज जेड। कोलिजन का सिंबल है जेड, ठीक है, Z1। इसको किस सिंबल से इंडिकेट किया जाता है, Z1, यानी कि आप लोगों का Z1 कितना है, √2π सिग्मा स्क्वायर आप लोगों का म्यू एवरेज एन स्टार, जहां पे एन स्टार का मतलब होगा n अपॉन बोलो कितना v, n अपॉन बोलो कितना v। तो यानी कि हमको ये पता चल गया कि हाँ करके आप लोगों के इतने नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड हो रहे हैं, मतलब वो एक पार्टिकल इतने। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने तुमसे क्या कहा, हम ऐसा मान रहे हैं कि मैं अभी जिस जगह पे बैठी हूं, तुम जिस जगह पे बैठे हो, हम लोग स्टेशनरी हैं, बट क्या हम रियलिटी में स्टेशनरी है क्या? नहीं, रियलिटी में तो तुम भी मूव कर रहे हो, मैं भी मूव कर रही हूँ, यानी कि आप जिस पार्टिकल को मूविंग मान रहे हो वो और कितने पार्टिकल से टकरा रहा है, वो आप लोगों के √2π सिग्मा स्क्वायर म्यू एवरेज एंड स्टार पार्टिकल से टकरा रहा है। तो वैसे ही जो दूसरे पार्टिकल जिनको तुमने स्टेशनरी मान के रखा है, क्या वो रियलिटी में स्टेशनरी है? वो भी तो बाकी लोगों से टकरा रहे होंगे ना। तो ऐसे करते करते जिन सभी लोगों को हमने स्टेशनरी मान के रखा था वो सभी टकरा रहे होंगे। ये तो एक मूविंग के लिए निकला है, ऐसे में तो सभी मूव कर रहे हैं, ऐसे में तो सभी मूव कर रहे हैं, तो उन सभी की वजह से कुछ ना कुछ कोलिजन्स क्रिएट हो रहे होंगे। तो अब यहाँ पे बातचीत होने लगती है, बताओ कि आया टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हुए। हमने अभी क्या बातचीत की कि आप लोगों के नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड कितने हो रहे हैं अगर हम एक को मूविंग माने और उसके रिस्पेक्ट में बाकियों को स्टेशनरी माने तो। लेकिन अब बातचीत किसकी चल रही है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड आप लोगों के कितने होंगे। तो पर सेकंड टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे, इसके लिए अगर आपको कोई पूछे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 से। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ आप लोगों का कि ये जो आप लोगों का Z है, ठीक है, बेसिकली इसी Z1 को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, आप लोगों के 2 से, ठीक है। ये इस तरीके का क्यों ऐसा किया हमने, 2 से क्यों डिवाइड किया, देखो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूंगी, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे 10th क्लास में, अ कमिटी ऑफ 2 इज टू बी फॉर्म्ड, जैसे नहीं कमिटी वाला सवाल नहीं लेते, जैसे अगर मैं तुमसे कहूंगी आपके पास 4 नंबर है 0 1 2 3 4 है ना, अच्छा रहने दो, कमिटी वाला ही ठीक है। आपके पास 3 वुमेन है, W1 W2 W3, 2 का पेयर बनाना है। तुम बोलोगे मैडम W1 W2 W2 W3 और W3 W1। अब कोई पगला ऐसा भी तो बोल सकता है मैडम W2 W1, तो भैया ये और ये तो सेम ही है ना। तो चाहे 1 2 से टकराए या चाहे 2 1 से टकराए, दोनों तो सेम ही होगा ना, समझ लो, दोनों तो सेम ही होगा। तो जब टोटल कोलिजन्स आते हैं वो उन सबको काउंट करके आ जाते हैं, मतलब 1 2 2 1, इसको ये भी काउंट हो जाता है। तो ऐसे में जितने कोलिजन्स आपको दिख रहे हैं रियलिटी में, वो क्या है, बेसिकली उनका क्या है, आप लोगों के आधे हैं, ठीक है। बेसिकली वो क्या है, आप लोगों के आधे हैं, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, इतना होता है,
ठीक है, ये जो मैंने लिखा है डिवाइड बाई 2 क्यों किया, ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यानी कि इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि बेसिकली आप लोगों का क्या है, आप लोगों का ये एक तरीके का टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम है। अब ये चीज़ बहुत फेमस होती है, इसको आपको याद रखना है। अब उसके अलावा एक फॉर्मूला मैं अभी डायरेक्ट लिख रही हूँ, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। Z11 इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कोलिजन फ्रिक्वेंसी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रिक्वेंसी। और ये जो कोलिजन फ्रिक्वेंसी होती है ये होती है आप लोगों की 1/√2, ठीक है, पाई टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर म्यू एवरेज, और यहाँ पे आ जाता है n स्टार का स्क्वायर। कैसे आया इसमें मत घुसो, क्योंकि ये मेरे को बताना भी नहीं था, ये तो मैंने √2 वगैरह कैसे आया ये सब समझाने के लिए मैंने इतना कम से कम बता दिया, तो मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाने ही वाली थी, ठीक है, ओके। तो ये होती है हमारी कोलिजन फ्रिक्वेंसी, और इसी को बेसिकली आपको याद रखना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म है। अच्छा, यहाँ पे 1 किस चीज को इंप्लाइज करता है, देखो 1 की जगह के पी पी क्यू क्यू आर आर आ क झ कुछ भी हो सकता था। दो सेम चीजें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि जो दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, मतलब ये जो सिंबल है ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि आप लोगों के सेम पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं। सेम पार्टिकल्स मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ कोलाइड कर रही है, नाइट्रोजन के साथ, राइट। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और बनता है जिसमें ऐसा लिखा रहता है Z12, Z21, Z31, यानी कि कुछ भी लिखा आ सकता है। दो आपको ऐसे अलग अलग सिंबल्स देखने को मिलते हैं, तो ये अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे इस चीज को इंडिकेट करते हैं कि दो डिफरेंट पार्टिकल्स आपस में क्या हुए हैं, कोलाइड। जैसे अभी मैंने ऊपर में तुमको ये नहीं बताया कि Z11 का एक्सप्रेशन कैसे आया, तो मैं Z12 का तुम्हें लगता है कि डिफरेंट पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे होंगे तो इसका एक्सप्रेशन तुमको बताया जाएगा, ऑब्वियसली नॉट, इसका एक्सप्रेशन भी तुमको नहीं बताया जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखवा के दूंगी तुमको, उसका फॉर्मूला लिखवा के दूंगी कि वो फॉर्मूला कितना आएगा। अब वो फॉर्मूला आपको क्या करना है, बेसिकली याद रखना है अपने छोटे से ब्रेन के अंदर, ठीक है। और हो सकता है कभी तुम्हें इसकी नीड पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन एज पर उतना आपको इसकी नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन वो अभी आखिरी में, अभी इसके पल्ले में हम नहीं पढ़ रहे। फिलहाल अभी हमने जो ये बातचीत की कि आपके पास अगर सेम पार्टिकल्स होते तो सेम पार्टिकल्स किस तरीके से कोलाइड आप लोगों के हो रहे होते, तो सेम पार्टिकल्स के लिए हमने वो कर लिया एक्सप्रेशन। अब हम लोगों की बातचीत इसके अराउंड घूमेगी कि मैडम आप मीन फ्री पाथ कैसे निकालते हो, मतलब अगर आपके दो पार्टिकल्स कोलाइड हो रहे हैं तो उनके बीच का, ठीक है, उनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, जो उनके बीच का एवरेज डिस्टेंस है बराबर मीन फ्री पाथ। जो एवरेज डिस्टेंस एक गैस पार्टिकल सक्सेसिव कोलिजन के दौरान कवर ट्रैवल करता है उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ। देखो, क्योंकि एक गैस पार्टिकल सिर्फ एक बार कोलाइड हो रहा होगा ऐसा तो नहीं है, वो एक गैस पार्टिकल हो सकता है 50 बार कोलाइड हो रहा है, 50 बार अलग अलग लोगों से, लेट से, तो 50 बार जब वो कोलाइड हो रहा होगा तो कोलाइड होने के दौरान वो एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ और यहाँ, ये टकराया, टकराने के बाद अभी ये चला गया, ये मूव कर रहा है, अब मूव करके ये वापस से टकराने वाला है, तो इसने एक डिस्टेंस ट्रैवल की, फिर इससे टकराया, फिर ट्रैवल किया, फिर थर्ड वाले से टकराया, तो हर टकराने से पहले वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एवरेज, दैट एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नोन एज मीन फ्री पाथ। यानी कि हर सक्सेसिव कोलिजन में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल। आपके गैस मॉलिक्यूल ने कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बस उसी एवरेज डिस्टेंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को ये मीन फ्री पाथ निकालना है, बट जिस तरीके से मैंने, सिंबल सुन लो, लैम्बडा, जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को ऊपर ये बताया कि एवरेज डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर रहा है जब जब वो कोलाइड कर रहा है, तो एवरेज डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल कर रहा है जब जब वो कोलाइड कर रहा है, तो यानी कि कितना एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यानी कि न्यूमरेटर में क्या होगा, डिस्टेंस, कि उसने कितना डिस्टेंस एवरेज ट्रैवल किया, सही कह रहे हैं। डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, उसने कितने कोलिजन्स किए, बराबर, अगर कोई 50 कोलिजन कर रहा है तो डिवाइड बाय 50, कोई 30 कर रहा है तो डिवाइड बाय 30। लेकिन क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि फॉर 1 सेकेंड आपका डिस्टेंस आपका वो सेम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस एवरेज नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, म्यू एवरेज लिखना है, और अपॉन में कोलिजन्स कितने कर रहा है, तो एक पार्टिकल कितने कोलिजन करता है, Z1 कोलिजन्स करता है,
तो अभी म्यू एवरेज ऊपर आ जाएगा आप लोगों का न्यूमरेटर में वैसे का वैसी। Z1 की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एवरेज एन स्टार। अच्छा अब तुम बोलोगे मैडम एन स्टार स्क्वायर क्यों नहीं है? वो एन स्टार स्क्वायर तब आता है जब दो पार्टिकल मतलब बहुत सारे पार्टिकल टोटल कोलिजन्स की जब हम बात कर रहे हैं, एक पार्टिकल की कोलिजन नहीं है, टोटल पार्टिकल्स। यहाँ पे अपन एक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ऊपर और ये नीचे का तो भैया कट गया। तो यहाँ से आपके पास अगर सेम कंटेनर पार्टिकल सेम हो कंटेनर्स के अंदर, तो आप लोगों के पास इतना मीन फ्री पाथ होता है, इतना मीन फ्री पाथ होता है, आपको ये याद रखना है बस। ठीक है, इतना मीन फ्री पाथ आप लोगों का होता है अगर सारे पार्टिकल सेम हैं तो। ठीक है, अगर सारे पार्टिकल सेम हैं तो। अगर पार्टिकल सेम नहीं है, ठीक है, अगर पार्टिकल सेम नहीं है, मान लो एक हाइड्रोजन गैस है, मान लो एक हीलियम गैस है, तो अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल्स आप लोगों के सेम नहीं है, तो क्या पार्टिकल्स जब सेम नहीं होते तब भी यही सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे क्या? ऑब्वियसली नॉट, तब ये सेम फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे। इवन तब तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है जिसको हम लोग लिखते हैं ना √2 टाइम्स ऑफ म्यू एवरेज, वो भी नहीं होगी। तब हम लोगों की रिलेटिव स्पीड बताओ कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड में हम लोगों को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? म्यू एवरेज 1 का स्क्वायर प्लस म्यू एवरेज 2 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स अलग अलग है, दोनों का साइज अलग अलग है, तो ऑब्वियस है कि दोनों की एवरेज स्पीड भी अलग अलग होगी, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज पढ़ चुके हैं कि एवरेज स्पीड मास पे डिपेंड करती है। तो अगर गैस मॉलिक्यूल अलग अलग है तो ऑब्वियस है क्योंकि एवरेज स्पीड भी अलग अलग होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं एवरेज स्पीड के लिए? आपका 8 पाई आर क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? 8 पाई आर, सॉरी एक मिनट को 8 RT होता है, अपॉन में होता है ना वो, तो 8 RT अपॉन पाई m। अब m यानी कि पहला वाला पार्टिकल यानी कि उसका मॉलिक्यूलर मास m1 और दूसरा वाला पार्टिकल यानी कि उसका मॉलिक्यूलर मास m2। ये होगी आप लोगों के पार्टिकल्स की एवरेज स्पीड। अगर ये एवरेज स्पीड होगी तो अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि बताइए मैडम एक पार्टिकल आपका कितना कोलिजन कर रहा है, आपका एक पार्टिकल कितना कोलिजन कर रहा है, तो उस एक पार्टिकल के जो कोलिजन की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, बराबर, वो भी चेंज हो जाएगी। तो हम लोग उसमें नहीं घुसेंगे बेसिकली कि वो किस तरीके से डिराइव हो रहा है, किस तरीके से निकाला जा रहा है। मैं अभी तुम्हें डायरेक्ट बता रही हूँ, तुम्हें उसको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, तो टोटल कोलिजन्स पर क्या नाम है, टोटल कोलिजन्स यहाँ पे आप लोगों का पर सेकेंड, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम आपके कितने होते हैं वो आपको याद रखना है। किसके केस में? अगर पार्टिकल्स अलग अलग हो, पाई सिग्मा स्क्वायर √2 वाला फैक्टर नहीं आएगा, यू रिलेटिव जो भी ऊपर से कैलकुलेट करके आए। अब क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, मतलब एक अलग गैस के और एक दूसरे अलग गैस के, तो अगर एक गैस ए है तो उसकी पार्टिकल्स की डेंसिटी और दूसरे आपके जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनकी डेंसिटी, बराबर, ये इस तरीके की कहानी। ठीक है, वैसे ही जिस तरीके से हमने Z11 कैलकुलेट किया है वैसे ही आप पार्टिकल्स का Z12 भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट उसमें नहीं घुसना। ठीक है, अच्छा अभी जो पूरी बातचीत की, इस पूरी बातचीत के अब की पॉइंट्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं। बहुत हो गया ये वाला गेम, अब डायरेक्ट हम लोग की पॉइंट्स पाएंगे। अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट्स के की पॉइंट्स क्या है, इन्हीं की पॉइंट से अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम करके दिया जाएगा और कुछ भी नहीं। जैसे कि हम लोगों ने क्लास की स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि आपका n स्टार होता है n/v, है ना। क्या मैं यहाँ पे PV = nRT का उपयोग करके n स्टार को, तुम्हें नहीं लगता यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ कैपिटल N इंटू में अपॉन में क्या आ जाएगा आपका nRT अपॉन में P, तो P ऊपर चला गया। अब तुम्हें जैसे कि याद होगा जब तुम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे होगे तो अपन लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो यानी कि यहाँ पे जो ये मोल्स है इसको क्या मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na से रिप्लेस कर सकती हूँ, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमने रिएक्शन क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही n मान के चले हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कुछ ऐसा, ये कट गया। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास n स्टार का एक डेरिवेशन आ गया, P टाइम्स ऑफ Na अपॉन में बोलो कितना RT। ठीक है, ये अलग अलग एक्सप्रेशन है n स्टार के, डायरेक्टली आपको वैल्यूज दी जाती हैं कि एक रिएक्शन मतलब एक कंटेनर है इतने वॉल्यूम का, उसके अंदर इतनी ग्राम की ये गैस भरी हुई है, तो बताइए उसका n स्टार कितना होगा। अब ऑब्वियसली कि n स्टार जैसा वर्ड
वो डायरेक्टली यूज नहीं करेगा, उस एन स्टार की जगह वो आप लोगों को बोलेगा नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो याद रखना उसको एन स्टार कहते हैं। तो एन निकाल लेना, जहां पे एन किस बात को इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट करता है। तो आपने मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना सीखा है बस उसी फॉर्मूले को यूज करके, ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम वगैरह, अगर वॉल्यूम दिया है तो, और खैर अगर वॉल्यूम नहीं दिया है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है तो सेकेंड फॉर्मूला। इस तरीके से डायरेक्ट सवाल तुम लोगों को यहाँ से क्या किए रहेंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखो। अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखते हो तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से साफ साफ समझ में आ रहा है कि एन स्टार प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है और आपके टेम्परेचर पे वो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। और अगर ऊपर वाले को देखो तो एन स्टार यहाँ से क्या कर रहा है, आप लोगों के वॉल्यूम पे इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। यानी कि मैं कंबाइंड अगर करके लिखना चाहूँ तो एन स्टार आप लोगों का जो होता है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है प्रेशर पे, इन्वर्सली डिपेंड करता है वॉल्यूम पे और टेम्परेचर पे डायरेक्ट। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पहले टेम्परेचर 200 केल्विन था तो नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको, मॉलिक्यूल पर यूनिट से लेट से एक्स थे, तो अगर हम लोगों ने 600 केल्विन कर दिया होगा टेम्परेचर तो नंबर ऑफ ये कितने हो गए होंगे। तो आपको याद रखना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है कि अब कितने हो गए होंगे, तो जैसे हम लोग नहीं करते पीवी इक्वल टू एनआरटी कि ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो रेशो ले लो फिर बचा हुए क्वांटिटीज का। जैसे कि अगर मान लेते हैं आपको दो अलग अलग केसेस के लिए इस एन स्टार का एक्सप्रेशन लिखना होता, एक बार आपको एन स्टार का एक्सप्रेशन लिखना होता 200 केल्विन के लिए, एक बार आपको एन स्टार का एक्सप्रेशन लिखना होता 600 केल्विन के लिए, सच दैट टेम्परेचर हम 200-600 वाला काम कर रहे हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, P टाइम्स ऑफ Na, प्रेशर कांस्टेंट है बोल दिया उसने रिएक्शन में, है ना, अपॉन में टेम्परेचर कितना 200 केल्विन, अपॉन में बताओ आप लोगों का प्रेशर तो सेम है, अपॉन में टेम्परेचर बोलो कितना 600 केल्विन, ये इस तरीके का। और इनमें से किसी एक की वैल्यूज तुम्हें दे देगा सच दैट कि आप दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट कर सको। इस तरीके से एक्सप्रेशन, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एन स्टार के लिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट देखो क्या रहता है कि अगर मैं बात करूं Z1 की, अगर मैं बात करूं Z1 की, तो Z1 का जो तुम लोगों को एक्सप्रेशन लिखवा के दिया है वो Z1 के एक्सप्रेशन में हम डायरेक्टली डिपेंड करते हैं किस पर, आप लोगों के Z1 के एक्सप्रेशन आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है म्यू एवरेज पर। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारा म्यू एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, 8RT डिवाइड बाय पाई एम, यानी कि वो अंडर रूट ऑफ टी पे डिपेंड करता है और डायरेक्टली, और अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है Z1। क्या ये बात समझ में आ रही है? इस तरीके से Z1 को लेकर कोई क्वेश्चन एक आधी पूछ लेगा। लेकिन जब बात चलती है Z11 की, तो Z11, मैं ये नहीं कह रही कि आपका Z11 डिपेंड नहीं करता, लेकिन Z11 के केस में बोलो क्या हो जाता है, Z11 के केस में वहां पे एन स्टार, वैसे तो यहाँ पे भी आता है लो एन स्टार, लोग पहले एक काम करते हैं Z1 के लिए बातचीत कर लेते हैं। तो ये दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, म्यू एवरेज पे भी डिपेंड करता है और एन स्टार पे भी डिपेंड करता है। और अगर मैं एन स्टार की वैल्यू पुट करूं जैसा कि तुम्हें अभी मैंने ऊपर बताई थी, तो क्या होती है, PNA अपॉन में T होता है, बराबर। अच्छा, और अगर मैं इसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को और सजा दजा के लिखने की कोशिश करूं तो तुम्हें ही लगता है ये ऊपर का अंडर रूट ऑफ टी और नीचे का अंडर रूट ऑफ टी कट जाएगा, और नीचे में क्या बचेगा आपके, ऊपर में बचेगा P, नीचे में बचेगा अंडर रूट ऑफ टी। और Na तो वैसे भी एक कांस्टेंट है तो वो उस पर डिपेंड तो करेगा भी नहीं, यानी कि Z1 में वो प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और Z1 में ओवरऑल वो टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड करता है। वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली। लेकिन अगर यही सेम बातचीत Z11 के लिए की जा रही होती तो Z11 में देखो किस तरीके का चेंज देखने को मिलता है। वहां पे क्या म्यू एवरेज नहीं होता है, बट वहां पे एन स्टार का स्क्वायर होता है, यानी कि वहां पे म्यू एवरेज की वजह से क्या आएगा, डायरेक्टली डिपेंड, क्योंकि म्यू एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है 8RT अपॉन पाई एम, तो यानी कि वो रूट टी पे डिपेंड कर रहा है। और एन स्टार का फॉर्मूला अभी मैंने ऊपर बताया PNA अपॉन टी, ऊपर से स्क्वायर है यानी कि P स्क्वायर अपॉन T स्क्वायर। क्या ये बात भेजे में जा रही है? तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो P स्क्वायर पे तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, लेकिन अगर मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करूं कि ये आप लोगों का कैसे डिपेंड कर रहा है, तो ये कैसे डिपेंड कर रहा है, T की पावर 3/2 डिपेंड कर रहा है ना। T की पावर में कैसे डिपेंड कर रहा है, 3/2 टाइम्स डिपेंड कर रहा है। तो होगा क्या, अगर आप बात करो Z11 की, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से Z11 भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर आप बात करो Z1 की, तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से बेसिकली आपका Z1 क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो Z1 में डिक्रीज होता है टेम्परेचर के साथ और Z11 में वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है।
सेम यही बातचीत लैम्बडा के टर्म्स में की जा सकती है। हमने मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन देखा था, क्या होता है मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन, देखो ऊपर लिखे थे ना हम लोगों ने, क्या 1/√2 सिग्मा स्क्वायर एन स्टार, है ना, 1/√2। अब √2 तो एक कांस्टेंट है, पाई और सिग्मा स्क्वायर भी एक कांस्टेंट है, यानी कि आप लोगों का मीन फ्री पाथ सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्टार किस पे डिपेंड कर रहा है, एन स्टार के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा सिर्फ एन स्टार ही है वहां पे, सॉरी, सिर्फ एन स्टार पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एन स्टार पे, वो भी इनवर्सली डिपेंड कर रहा है। अब एन स्टार किन किन पे कैसे कैसे डिपेंड करती है, जैसे कि तुम जानते हो एन स्टार डिपेंड करती है प्रेशर पे डायरेक्टली, बराबर। तो आप लोगों का क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, क्योंकि एन स्टार और लैम्बडा आपस में इनवर्सली रिलेटेड है और एन स्टार प्रेशर पे डायरेक्टली रिलेटेड है, बराबर। और साथ ही साथ में आपकी एन स्टार डायरेक्टली रिलेटेड है, बोलो किसके साथ, आप लोगों के टेम्परेचर के साथ। ये टेम्परेचर था कि नहीं था, हाँ था, टेम्परेचर भी था। और इनवर्सली रिलेटेड है वो किसके साथ, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। ये इस तरीके की बातचीत वो तुमसे पूछ सकता है कि लैम्बडा किस तरीके से किस पे कैसे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखवा देती हूँ, ठीक है। अब देखो एन स्टार का फॉर्मूला जानते हो तुम, एन स्टार का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पी एन ए क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रही हूँ इस तरीके से। तो बेसिकली आपका जो मीन फ्री पाथ है वो इस तरीके से टेम्परेचर पे और इस तरीके से वो प्रेशर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये तुमको याद रखना है, ठीक है, बराबर। ये तुमको क्या करना है, याद रखना है। अब इसमें दो केसेस होते हैं, ये दो केसेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। हमें लगता है कि वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, तो हमेशा डायरेक्टली डिपेंड करेगा या हमेशा इन्वर्सली डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप लोगों के फैक्टर्स कई ऐसे होते हैं जिनकी वजह से चीज़ें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती हैं। अब देखो कैसे, इस लैम्बडा की बातचीत दो केसेस के लिए की जाती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए की जाती है और एक बार बातचीत की जाती है कांस्टेंट प्रेशर के लिए। अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं देखूं और अगर मैं तुमको ये बोलूं कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो इस केस में आपका जो लैम्बडा है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा होगा, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके पे डिपेंड कर रहा होगा, टेम्परेचर पे। और अगेन यहाँ से दो केसेस बनेंगे। अगर बात Z1 पार्टिकल की हो रही है तो तुम तो जानते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से Z1 डिक्रीज होता है, तो देयरफॉर लैम्बडा भी बोलो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर बातचीत हो रही है किसकी, Z11 पार्टिकल्स की, तो अभी अभी हमने ऊपर बातचीत की थी कि Z11 के केस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, Z इंक्रीज होता है, तो इसलिए लैम्बडा भी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके को आपको सोचना होगा कि किस पर्टिकुलर केस के लिए आपसे ये चीजें पूछ रहा है। लेकिन अगर बातचीत होगी कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम में कैसे काम करोगे आप, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हम जानते हैं चार्ल्स आपका जो लॉ क्या हो जाएगा, प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। तो फॉर्मूला हम लोगों का भी ऊपर का लैम्बडा का क्या आया है, लैम्बडा इक्वल टू पी, मतलब प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन टी। अब क्योंकि पी टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, पी आप लोगों के टी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि जो तुम लोगों का लैम्बडा है वो प्रोपोर्शनल होगा टी बाई टी के, और ये तो एक कांस्टेंट आ गया, ये तो एक कांस्टेंट आ गया। मतलब इस अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करो तो कांस्टेंट वॉल्यूम में आप टेम्परेचर डिक्रीज करो, टेम्परेचर इंक्रीज करो, Z1 की बात करो, Z22 की बात करो, इन सभी केसेस के लिए आपका मीन फ्री पाथ बराबर क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में आप मीन फ्री पाथ को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हो। अब आपको इससे अलग अलग विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि बताइए, क्वेश्चन की कंडीशन दे देगा कि एक गैस है, ये एक कंटेनर में इतने कंटेनर में इतनी इतनी गैस भरी हुई है, अगर मैं कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर देता हूं सच दैट कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, तो बताइए फिर 400 केल्विन पर करने पर आप लोगों के मीन फ्री पाथ पे क्या असर पड़ेगा फॉर Z11। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। या फिर तुमको सिग्मा की वैल्यू दे देगा या वॉल्यूम के लिए कुछ डेटा दे देगा, एन के लिए कुछ डेटा दे देगा और तुमसे मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करने के लिए कहेगा। ये इस तरीके की कहानियां वो बेसिकली आपसे पूछता है। अच्छा, Z1 का एक एक्सप्रेशन और हो सकता है, बराबर। अगर मैं वहां से म्यू एवरेज वाला जो फैक्टर आ रहा है अगर मैं उसको हटा दूं तो, अगर मैं उसको हटा दूं तो 4 आप लोगों का एन स्टार, सिग्मा को भी अगर मैं हटा दूं तो पूरा डी स्क्वायर, और यहाँ पर अच्छा डी रहने दो, सिग्मा को रहने दो, ज़्यादा एक्सप्रेशन के चक्कर में मत पड़ो, फालतू के छोड़ो। ये इस तरीके से ये आप लोगों को कहानी वो पूछ सकता है, ठीक है।
वो आपको पूछ सकता है। तो थोड़ा सा याद रखोगे, चीज़ें कैसी भी गंदे कहानी के फॉर्मेट में पूछी जा सकती हैं। ये पार्ट आप लोगों का एज पर उतना इम्पोर्टेंट मुझे तो नहीं लगता, ठीक है, कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल इसके बारे में आइडिया होना पता चाहिए। एक सवाल देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड सवाल अगर पूछा गया लेट से तो किस फॉर्मेट में है। एक ही सवाल लिया है मैंने, जो मैंने पूरी कहानी बताई ना, इस पैराग्राफ वाले सवाल में भी यही पूरी कहानी देखो उसने रिपीट की है, पूरी कहानी। ऑब्वियस है कि उसने शॉर्ट में रिपीट की होगी। देखो मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात की थी, यहाँ पे भी देखो उसने रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात की है। और उसने अच्छा ये फॉर्मूला लिख भी लेना, अगर किसी को इस बारे में जानना है कि Z12 के बीच में कितना लग रहा होगा तो वो लिख भी सकता है इस फॉर्मूले को, राइट। अदरवाइज मैंने Z11 के लिए तो लिखवाया है। अब क्वेश्चन देखो उसका क्या। अच्छा उसने लैम्बडा वगैरह के लिए भी देखो फॉर्मूला वगैरह लिखवा दिया है। चलो छोड़ो, हम अपने काम में आते हैं। क्या बोला है, फॉर अ गिवन गैस, मतलब कोई भी गैस दी हो, मीन फ्री पाथ एट अ पर्टिकुलर प्रेशर इज। अब बताओ किसी भी प्रेशर के लिए मीन फ्री पाथ कैसा है। क्या मीन फ्री पाथ टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है क्या। अभी अभी तुम्हें बताए थे कि जो आपका मीन फ्री पाथ है वो P/T पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब वो T से इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता, वो T पे डिपेंड तो करेगा ही करेगा। ये बात तो मानते हो। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको दिया है, जहाँ पे वो ये बातचीत कर रहा है तुम लोगों के साथ कि आप लोगों का जो मीन फ्री पाथ है यानी कि जो लैम्बडा है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तुम्हें नहीं लगता कि ये पहला वाला ऑप्शन गलत है, इसीलिए मैं फर्स्ट ऑप्शन को हटा दूंगी। इसी तरीके के सवाल फ्रेम होंगे। अब आपको वो ये पूछ रहा है कि भैया आखिर होने क्या वाला है, मतलब कैसा। तो देखो एक यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T²। ये तो बकवास है। T² पे तो जन्म में कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वो। अगर मान लेते हैं Z1 का केस होगा तो पहली बात तो वो इन्वर्सली होगा, और अगर Z11 का केस होगा तो T की पावर 3/2 होगा, है ना। Z11 में T की पावर कितनी होती है, 3/2, तो T का स्क्वायर तो कहीं नहीं आने वाला। तो डी ऑप्शन भी बकवास है, उसको हटा दो। अब दो ही बचता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लैम्बडा डिक्रीज करेगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लैम्बडा इंक्रीज करेगा। अब ये Z1 के लिए पूछ रहा है कि Z11, अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो आपको मान के चलना है कि कोलिजन्स के बारे में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली दो पार्टिकल्स के बीच की ही बात हो रही होगी, दो बार टकरा रहा है। तो आप Z11 के रिस्पेक्ट में अगर आंसर दोगे तो Z11 बोलो खुद टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है, इस तरीके से वेरी करता है, राइट। तो आपका जो है मीन फ्री पाथ वो भी कैसे वेरी करेगा, इसी तरीके से वेरी करेगा। तो इसका आंसर होगा इंक्रीजेस विथ राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। बस खत्म, ये आप लोगों की कहानी। Z कैसे वेरी करता है, अगर Z के अकॉर्डिंग। फिर 3 आइडियल गैसेस अलग अलग वॉल्यूम, अच्छा अलग इन सेपरेट इक्वल वॉल्यूम के कंटेनर में रखी गई है। गैस का प्रेशर, टेम्परेचर, मीन फ्री पाथ, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। आपको रेशियो कैलकुलेट करना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का Z11 का इन तीनों गैसेस के लिए। मैं नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ, वो तुम कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूला ऑलरेडी तुम्हें Z11 का बताया गया है, बट ऊपर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने भी देखो ना अपना एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ये देखो दिया है कि नहीं दिया है, मैंने भी तो यही दिया था, राइट। इस फॉर्मूले को यूज करो। देखो हम लोगों ने कहाँ फॉर्मूला निकाला था, अपने फॉर्मूले को निकालो। Z11 का फॉर्मूला ये देखो 1/√2 क्या है, पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एवरेज दिख रहा है। बस उस फॉर्मूले को यूज करो। एक मैं करके दिखा देती हूँ, चलो दोनों ही कर लेते हैं। Z11 ए के लिए बोलो कितना आएगा आप लोगों का, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर म्यू एवरेज और n स्टार का स्क्वायर, है ना, n स्टार का स्क्वायर। फिर वैसे ही आपके पास एक b होगी, वैसे ही आपके पास c होगी। सबका बेसिकली हमको रेशो लेना है। तो जब तुम रेशियो लोगे तो ये क्वांटिटी तो देखो सबके पास से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि आपका जो बेसिकली Z है वो किस पे डिपेंड करेगा, सिग्मा स्क्वायर पे और आपके म्यू एवरेज पर और n स्टार पे। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है ना, मैं 2 मिनट बाद पहुँचती हूँ फिर। बाद में करती को मैं बताती हूँ ना, बाद में लगाती हूँ। तो देखो अब आपको यहाँ पे Z11 के लिए कोलिजन फ्रिक्वेंसीज निकालनी है, तो अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना। अब आपके पास जो भी कैलकुलेशन का डेटा आएगा उससे निकाल लो। अब देखो सिग्मा स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ये देखो
मीन फ्री पाथ की वैल्यू दी हुई है, हर केसेस के लिए दी है, 0.16, 0.16, 0.04 सबके लिए दी हुई है, राइट। अच्छा, म्यू एवरेज आपको दिया है क्या? नहीं, म्यू एवरेज तो नहीं दिया मैम, फिर कैसे निकालें? तो म्यू एवरेज के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है ना। तो ऐसे केसेस में जब हम लोगों को म्यू एवरेज नहीं मिलता है, उसके बदले में मॉलिक्यूलर वेट मिलता है, तो उस समय आप म्यू एवरेज को मॉलिक्यूलर वेट वाले फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि इस तरीके से आप म्यू एवरेज को रिप्लेस कर सकते हो, ये इस तरीके से। जब तुम इस तरीके से म्यू एवरेज को रिप्लेस करोगे, ठीक है, तो फिर वहां पे जब फॉर्मूला कुछ ना कुछ जो भी है क्रिएट होगा, बट हर फॉर्मूले में से 8R कट जाएगा। अच्छा, टेम्परेचर सबका अलग अलग है, सो बेसिकली ये आप लोगों का जो एन स्टार यहाँ पे मैं ना लिखते हुए इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, क्योंकि वो स्क्वायर है तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होगा, मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी कि जो भी Z11 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा स्क्वायर के, है ना, और वो डायरेक्टली किस चीज के प्रोपोर्शनल है? म्यू एवरेज। अब म्यू एवरेज की जगह T अपॉन में कैपिटल M, अच्छा एक मिनट, अंडर रूट ऑफ T अंडर रूट ऑफ M, ये तो एन स्टार है ना, मैंने उसको कहाँ से कटवा दिया स्क्वायर करके, सॉरी हाँ, उसको ठीक कर लेना, वो तो स्क्वायर एन स्टार के ऊपर है, एवरेज के ऊपर थोड़ी ना है, और एन स्टार का स्क्वायर। अब एन स्टार भी तो नहीं दिया, अब एन स्टार का क्या करेंगे? तो एन स्टार को निकालने के दो फॉर्मूले, n डिवाइडेड बाई v, या फिर एक और फॉर्मूला है आप लोगों को जो स्टार्टिंग में लिखवा के दिया है Na के टर्म्स में। Na के टर्म्स में क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पे हम लोगों ने अभी अभी लिखा ना, ये देखो, ये NaPRT, ठीक है, दिख रहा है क्या है? देखो ध्यान से पढ़ो, PNART, ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे, क्या आ जाएगा आपका P, एक मिनट, यहाँ पे आएगा PNA, वो तो कांस्टेंट है, तो सभी में कांस्टेंट होगा, तो Na को भी काट दो, सभी केस में कांस्टेंट होगा, R भी सभी केस में कांस्टेंट होगा, वो भी काट दो, नीचे में क्या बचेगा? T। सो बेसिकली किसी भी गैस का Z11 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा स्क्वायर के, P के, और आप लोगों के अंडर रूट ऑफ TM के। तो अब हर गैस के लिए उसका ये फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यूज दी हुई है सारी की सारी, देखो सिग्मा दिया हुआ है आप लोगों को, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, इस फॉर्मूले में पुट करके सारी गैसेस के लिए Z11 निकालो और चेक करो कि तीनों का रेशो किसमें किस फॉर्मेट में मैच हो रहा है। हो सकता है जब आंसर निकालोगे तो पॉइंट में आ रहा हो, तो जब हम लोगों ने इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ाई जब हम करते थे, तब अगर रेशोज पॉइंट में आते थे तो उन पॉइंट्स को हटाने के लिए हम क्या करते थे, उनमें जो सबसे छोटा पॉइंट होता था उससे पूरे आंसर को डिवाइड कर देते, ताकि सिंपलेस्ट नियरेस्ट होल नंबर में हमारा आंसर आए। तो ये काम तुम्हें करना है, मैं आंसर बता देती हूँ, उसका करेक्ट आंसर है C, ठीक है। वैसे ही आपको Z1 के लिए पूछ रहा है, तो Z1 के लिए फॉर्मूले में चेंज आ जाता है। क्या फॉर्मूले में चेंज आ जाता है? Z1 जो होता है वो होता है √2, ना कि आपका 1/√2, पाई सिग्मा स्क्वायर, और होता है सिर्फ कितना? n स्टार। जब मैं तीन अलग अलग गैसेस के लिए लिखूंगी तो √2 और पाई ने तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है ना, सिग्मा स्क्वायर सभी के पास रहने वाला है, तो सिग्मा स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, म्यू एवरेज भी तो है, सॉरी, तो म्यू एवरेज के केस में अंडर रूट ऑफ T और अपॉन में अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या आएगा? M आएगा। n स्टार रहेगा, और n स्टार, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे n स्टार का स्क्वायर था, ये भगवान कितनी गलतियां हो रही हैं, एक मिनट, ठीक है, तो ये अंडर रूट ऑफ M पे प्रोपोर्शनल रहेगा, और T की पावर ऊपर में 1/2 है, T की पावर -2 है, तो बेसिकली नीचे में T की पावर 3/2 रहेगा, ये इस तरीके से है ना। ये ऐसे निकालना कठिन है बाप रे, निकालना। अब यहाँ पे तो n स्टार है, तो n स्टार है यानी कि ऊपर में प्रेशर रहेगा, नीचे में टेम्परेचर रहेगा, तो Z1 किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? सिग्मा स्क्वायर प्रेशर अपॉन में अंडर रूट ऑफ T टाइम्स ऑफ M, ये ऐसे। तो सारी वैल्यूज दी है, निकालो कितना आता है, ये भी तुम्हारे लिए है, ये काम तुम निकालोगे तो ये आ जाएगा आप लोगों का 3 का E। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि डायरेक्टली डिपेंड करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है, वगैरह वगैरह, तो आप उसको निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं, और यहाँ पे हम लोगों का गैसियस स्टेट चैप्टर समाप्त होता है। कुछ भी गैसियस स्टेट में हम लोगों का छूटा छाटी नहीं हुई है, पूरा एकदम हमने अच्छे से समाप्त कर लिया है। हाँ, रियल गैसेस के ऊपर हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कम की है न्यूमेरिकल्स की, बल्कि मैं ये कहूँगी नहीं की है। तो अभी जब तुम लोगों को शीट मतलब जो DPPs मिल रही है, उसमें जहाँ जहाँ रियल गैसेस के क्वेश्चन आते जाएंगे, जहाँ जहाँ तुमको नहीं बनेंगे वो मैं बताती चलूँगी, क्योंकि रियल गैसेस के जो सवाल रहेंगे ना, वो आप लोगों के पास ज़्यादातर इसी फॉर्मेट के रहेंगे कि कुछ डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मतलब थियोरेटिकल, न्यूमेरिकल पार्ट बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गैसियस स्टेट समाप्त होता है। अब हम लोग हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, वो कल से स्टार्ट करेंगे।
जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी थ्योरेटिकल रट्टा मारने वाला पार्ट है। फिर सरफेस केमिस्ट्री के बाद फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मूव करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ पे रोकते हैं, ग्लेशियर स्टेट यहाँ पे क्लोज करते हैं।